हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज हम सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट का पार्ट 2 लेके आ रहे हैं। कौन सा टॉपिक है? ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक। ट्रांसिएंट मतलब होता है थोड़े समय के लिए, इस्कीमिक मतलब ऑक्सीजन की कमी। थोड़े समय के लिए ऑक्सीजन की कमी के कारण जो अटैक होता है उसको कहते हैं ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक। ठीक है, ट्रांसिएंट का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे इसका, तो ट्रांसिएंट से टी लिया गया, इस्कीमिक से आई लिया गया, अटैक से ए लिया गया। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो टिया होगा, TIA। ठीक है, पहले बोला जाता था कि एक फोकल ट्रांसिएंट न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट है। अब फोकल कहने का मतलब है कि ब्रेन का कोई पार्टिकुलर पार्ट को अफेक्ट करना। ठीक है, ट्रांसिएंट मतलब थोड़े समय के लिए जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। ठीक है, क्यों होता है ये? ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो पहले कहा जाता था लेस देन 24 आवर्स। ये पहले क्यों कहा जाता है ये पहले बाद में बताऊंगी। लेकिन अब क्या कहा जाता है कि ब्रीफ एपिसोड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन। ब्रीफ कहने का मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हो। क्यों? तो ब्रेन का कोई पार्टिकुलर पार्ट, फोकल ब्रेन में ये ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है या रेटिना में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा है, जिसके कारण उसका सिम्टम कितना रहता है? लेस देन 1 आवर रहता है और कोई भी रेडियोग्राफिकली डिफाइंड इन्फ्रैक्शन नहीं हो। रेडियोग्राफिकली डिफाइंड इन्फ्रैक्शन कहने का क्या मतलब है? तो इन्फ्रैक्शन मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण जो टिश्यू का डेथ हो। ठीक है, तो जब हम MRI करवाएंगे, CT स्कैन करवाएंगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, तब हम उसको कहेंगे ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक। इसका जो मेन रिस्क फैक्टर होता है वो स्ट्रोक। स्ट्रोक का क्या है? तो ब्लड सप्लाई में जो डिस्टर्बेंस होता है, जिसके कारण ब्लड सप्लाई पार्टिकुलर ऑर्गन पे सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता है और जिसके कारण ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको कहते हैं स्ट्रोक। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? तो इसमें हम टिश्यू बेस्ड डायग्नोसिस करेंगे, मतलब टिश्यू बाहर निकालेंगे और उसको देखेंगे कि उसमें ऑक्सीजन की कमी है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या रहना चाहिए? तो ये कब करेंगे? जब रेडियोग्राफिक इमेजिंग करवाएंगे और उसमें एविडेंस मिलेगा कि ऑक्सीजन की कमी है या इन्फेक्शन है, तब। ठीक है, तो मेनली तो हमें पता है कि अगर ये जो इस्कीमिया है लेस देन 1 आवर है तो कौन सा रेडियोग्राफिक इमेजिंग करवाएंगे? तो CT स्कैन या MRI। CT स्कैन बोन के लिए होता है, MRI सॉफ्ट टिश्यू के लिए होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये जो है ना, ये फॉलो करता है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रोक को, लेकिन वो कभी कभी फॉलो नहीं भी करता है स्ट्रोक को। ठीक है, तो ये फिर से वैसे को कह रहा है कि 24 आवर से कम तक रहा न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, एक आया सडन। ठीक है, तो ये कहलाएगा क्या? ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक। लेकिन अब जो कहा गया है वो अपोजिट, 1 घंटे से कम रहना चाहिए। अब एक सिंपल डिफिनेशन सुनिए, अगर ऑक्सीजन की कमी 5 मिनट से कम रहे, MRI करवाए। MRI कौन सा MRI विथ DWI का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग। तो उसमें अगर कोई भी फाइंडिंग नहीं आएगा, जिसको हम निगेटिव फाइंडिंग कहते हैं, तो उसको कहेंगे टिया। लेकिन अगर फाइंडिंग आ गया, मतलब टिश्यू इन्फेक्शन उसमें हुआ, मतलब टिश्यू मर रहा है, तो वो टिया नहीं होगा, कोई और कारण हो सकता है टिया को छोड़ के। ठीक है, टिया का फुल फॉर्म तो याद है, ट्रांसिएंट इस्कीमिक अटैक। ठीक है, तो इसमें कैसा आना चाहिए? इमेजिंग निगेटिव आना चाहिए, मेन यही है। ठीक है, अब जो इसका नेचुरल हिस्ट्री देखते हैं टिया का। ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री मतलब कि इसका जो मेन हिस्ट्री है वो देखते हैं। तो जो 5 साल अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रोक 5 साल से ज़्यादा हो रहा है तो 25 से 30% चांसेस होता है टिया होने का। तो मेन रिस्क फैक्टर क्या हो जाएगा? स्ट्रोक हो जाएगा। लेकिन 11% लोगों में जो स्ट्रोक होता है वो 3 महीना अगर किसी को स्ट्रोक रहा तब ये टिया होने का चांसेस होता है। कितना परसेंट लोगों में? तो 11% लोगों में। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि अगर मिनी स्ट्रोक भी रहे, माने थोड़े समय के लिए भी स्ट्रोक आए, तो ये इमरजेंसी कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अगर पेशेंट को टिया है तो डू नॉट सेंड पेशेंट टू होम। पेशेंट को होम नहीं भेजना चाहिए, उसको एडमिट करना चाहिए, उस पर वर्कअप करना चाहिए नेक्स्ट 2 डेज तक।
ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत से लोगों को आर्टेरियल फिब्रेशन भी हो सकता है। अब आर्टेरियल फिब्रेशन क्या होता है कि इम्बोली के कारण, इम्बोली तो आपको पता होगा ब्लड क्लॉट होता है, लेकिन पूरी तरह नहीं, वो पूरा ब्लड वेसल्स में घूमते रहता है, वो कहीं पर भी फंस जाता है और उसके कारण क्या होता है, इस्कीमिया होता है, लेकिन वो फिर लॉस्ट हो जाता है, तो उसको खोजने में बहुत टाइम लगता है, जिसको हम कार्डियो इम्बोली भी कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वारफरीन या नोवेल ओरल एंटीकोगुलेशन। ठीक है, आशा आती है समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक का क्या मतलब होता है, इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं, ब्रेन में ब्लड वेसल क्या होते हैं, रप्चर हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड लीक कर जाता है, कहाँ, ब्रेन के पाथ में। तो इसी कारण इसको कहा गया है हेमरेजिक स्ट्रोक, कि ब्लड को लीक करने के कारण क्या होता है, उस पाथ में ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाती है, और इसके कारण जो स्ट्रोक होता है उसको कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। इसके दो टाइप हैं, ठीक है, एक है इंट्रासेरिब्रल या इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज, दूसरा है सबएरेक्नोइड हेमरेज। जो इंट्रासेरिब्रल या इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज है वो कहाँ होता है, तो नाम से ही पता है, पेरेन्काइमल में या सेरिब्रल के अंदर, मतलब ब्रेन का जो पेरेन्काइमल है उसके अंदर क्या होता है, ब्रेन ब्लड वेसल क्या हो जाते हैं, रप्चर हो जाते हैं। दूसरा क्या है, सब एरेक्नोइड हेमरेज, हेमरेज के नीचे वाला एरिया, सॉरी एरेक्नोइड के नीचे वाला, जैसा कि हमें पता है हमारे ब्रेन में 3 मीनिंग्स होते हैं, DAP, डैप, डी से दूरामीटर, ए से एरेक्नोइड और पी से पाईमीटर। तो एरेक्नोइड और पाईमीटर के जो बीच का स्पेस है उसको कहेंगे सब एरेक्नोइड स्पेस, वहाँ पर ही जो हेमरेज होता है उसको कहते हैं सब एरेक्नोइड हेमरेज। ये मेनली दो कारण से होता है, ट्रॉमा, कभी पहले एक्सीडेंट हुआ होगा उसके कारण जो क्लॉटिंग हुआ है, दूसरा एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म का मतलब है ब्लड वेसल का वीक हो जाना, थोड़ा सा भी कोई प्रेशर होगा या ब्लड प्रेशर हाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो रप्चर हो जाएगा। ठीक है, अब कॉजेज ऑफ हेमरेजिक स्ट्रोक, तो सबसे जो मेन कॉज है वो है हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा जो मेन कॉज है वो क्या है, एन्यूरिज्म, मतलब वेस्कुलर का मेलफॉर्मेशन होना, मतलब ब्लड वेसल का वीक हो जाना। ठीक है, तो ये हम कैसे देखेंगे, तो ये मेनली सीन इन द कलेक्शन ऑफ डाई इन द एंजियोग्राम, जब एंजियोग्राम करेंगे ना तो देखेंगे कलेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स होया हुआ है। ठीक है, तो उसी को क्या कहा है, डाई कहा गया है। या देखेंगे कि ब्लड वेसल में क्या होया हुआ है, ऑथ पोचिंग निकला हुआ है, जैसा कि हम एन्यूरिज्म में देखते हैं, बहुत सारा का एन्यूरिज्म, बहुत सारा एन्यूरिज्म होता है, थ्रू एन्यूरिज्म, फॉल्स एन्यूरिज्म, बेरी सेक एन्यूरिज्म। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पॉच जैसा निकल जाता है। तो पॉच जैसा क्यों निकलता है, तो हमारा ब्लड वेसल क्या होता है, वो स्ट्रेट होता है, पैरेलल होता है। अब कोई साइड वीक हो गया तो वहाँ पर बार बार ब्लड क्या हो रहा है, बाहर निकलने का ट्राई कर रहा है, तो वो वहाँ पर इन्फ्लामेशन कर रहा है, इन्फ्लामेशन कर रहा है। एक टाइम ऐसा आता है कि वो पूरी तरह फोर्स लगाता है, हमारा ब्लड वेसल पूरी तरह वीक हो जाता है, वहाँ पर से ब्लड लीक करने लगती है। ठीक है, तो यही इसमें होता है। तो क्या कह रहा है, बेरी एन्यूरिज्म मेनली कहाँ होता है, तो जहाँ पर ब्लड वेसल स्मॉल थीन, मतलब कह सकते हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स में होता है। तो वो कहाँ पर, जो इसका मेन साइट है वो क्या है, तो वो है सर्किल ऑफ विलिस, जो बीच में ब्रेन का होता है। ठीक है, वहाँ के आर्टरी को ये अफेक्ट करता है, सबएरेक्नोइड हेमरेज। ठीक है, सबएरेक्नोइड हेमरेज नहीं, कोई भी हेमरेज कर सकता है, उसका टेंशन नहीं है, लेकिन जो मेन साइट होता है वो सर्किल ऑफ विलिस होता है। ठीक है, और सर्किल ऑफ विलिस में कहाँ पे, जहाँ पर जैसे कि कोई भी मेन ब्लड आ रहा है और वो क्या होता है, डिवाइड करता है दो पार्ट में, वहाँ पे इसका मेन साइट होता है बाइफर्केशन में। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो ब्लड, अब तीसरा कारण क्या है, ब्लड में डिसऑर्डर आ जाने के कारण, जो ब्लड डिस्कैरियोसिस है, कोई एबनॉर्मल कंडीशन जिसके कारण ब्लड में डिसऑर्डर हो जाए उसको कहते हैं ब्लड डिस्कैरियोसिस। ल्यूकेमिया, बोन मैरो क्या होता है, ल्यूकोसाइट ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट की कमी, और डेंगू हेमरेजिक फीवर के कारण होता है। अब एक टाइम आया कि कोई, ये मेनली किस में होता है, तो एल्डर पीपल में होता है, 60 ईयर्स और उससे ज़्यादा। तो इनमें मेनली क्या होता है, तो मल्टीपल लोबुलर हेमरेज, मैंने लोब होते हैं ना ब्रेन में, तो बहुत सारे लोब में क्या होता है, हेमरेज हो जाता है। तो इसको तो क्या कंसीडर किया जाएगा, तो एक टर्म है क्या, एमिलॉइड एंजियोपैथी। एमिलॉइड एंजियोपैथी क्या है, तो एमिलॉइड नामक प्रोटीन, एक प्रोटीन है जिसको नाम है एमिलॉइड, वो क्या होता है,
ब्लड वेसल में क्या होने लगता है, डिपोजिट होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है या हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। किन में, बुद्धों में या एल्डर पीपल में। ठीक है, ये मेनली कहाँ पर होता है, तो ये बेसल गैंग्लिया में होता है। ठीक है, और ये मेनली किस में होता है, नॉन हाइपरटेंसिव एल्डर पीपल में होता है। समझ में आ गया। एमिलॉइड एंजियोपैथी क्या है, ये बुद्धों में होता है और सब एल्डर पीपल जिसमें हाइपरटेंशन नहीं है। तो होता क्यों है, तो एमिलॉइड नामक प्रोटीन क्या है, ब्लड वेसल में क्या होते हैं, ये डिपोजिट होने लगते हैं। ठीक है, अब क्या है, इंट्रा सेरिबुलर या इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज, ये मेनली कहाँ पे होता है, तो जैसा कि हमने पिछला पढ़ा था, पीछे कौन सा हेमरेज पढ़ा था, तो कॉजेज पढ़ा था। कॉजेज में मेन साइड क्या था, तो सर्किल ऑफ विलिस था। ठीक है, अब उसके टाइप को हम डिफाइन करते हैं, माने अब टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो जो इंट्रा सेरिबुलर या इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज है, मेनली कहाँ पे ब्लड वेसल रैप्चर करता है, तो ये रैप्चर करता है बेसल गैंग्लिया में। ठीक है, सॉरी एक चीज़ बताना भूल गए, जो एमिलॉइड एंजियोपैथी होता है ना, वो बेसल गैंग्लिया के बाहर होता है, ना कि बेसल गैंग्लिया में होता है। तो बेसल गैंग्लिया में कौन सा हेमरेज होता है, तो इंट्रा सेरिबुलर या इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज होता है। ठीक है, तो कहेगा कि इंट्रा सेरिबुलर या इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज का मेन ब्लड वेसल कहाँ पे होता है, तो रेंटिकुलोस्टेरिएट ब्रांचेज ऑफ बेसल गैंग्लिया। ये रेंटिकुलोस्टेरिएट ब्रांचेज नहीं भी याद रहे तो बेसल गैंग्लिया याद रखिएगा, ये बेसल गैंग्लिया में होता है। और कहाँ पे, तो लेंस वाला पाथ में, शॉर्टकट याद करने का तरीका। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन साइट है, याद रखिएगा। और ये मेनली क्यों होता है, तो ये होता है हाइपरटेंशन के कारण। तो यही कह रहा है कि जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है हाइपरटेंशन। ठीक है, ब्लड क्या करता है, इसमें वेसल से लीक करता है, ब्रेन में चला जाता है, जिसके कारण हेमाटोमा हो जाता है। बाद में वो कहाँ चला जाता है, वेंट्रिकल में चला जाता है, सबएरेक्नॉइड में चला जाता है। इसके कारण क्या होता है, बाद में हम जो ये ब्लड क्लॉट है उसको वो क्या कर लेता है, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट कर देता है, लेकिन वो कुछ मंथ और कुछ वीक लेता है करने में। तब तक वो ब्रेन के पाथ में है, तो अगर वो ब्रेन का पाथ है तो अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है तो वो ज़रूर डिस्टर्बेंस करेगा, प्रेशर करेगा। तो इसी कारण क्या होता है, इंट्राक्रैनियल हेमरेज होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट पूछेगा तो हो जाएगा कौन सा, बाइफरकेशन ऑफ सर्किल ऑफ विलिस। लेकिन मोस्ट कॉमन लोकेशन पूछेगा तो बाइफरकेशन ऑफ अक्का। अक्का का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ऑफ सेकुलर एन्यूरिज्म। ठीक है, जो एग्जाम में जरूरी आएगा। अब क्या कह रहा है, मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है, तो देखते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो होता है पुटाएमियल ब्रीद। पुटाएमियल ब्रीद मतलब कहने का क्या मतलब है, जो बेसल गैंग्लिया है उसका पुटामेन पाथ, उसका लोब, ये किसका लोब है, सेरिबेलम का और पॉन्स का, ये मेनली क्या होता है, मोस्ट कॉमन साइट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म मतलब समझे ना, जहाँ पे ब्लड वेसल वीक हो जाता है। स्टार्टिंग में ही बताया था कहाँ पर, बाइफरकेशन ऑफ सर्किल ऑफ विलिस। लेकिन लोकेशन किसका है, किसका, तो एन्यूरिज्म का तो है अक्का। लेकिन अगर इंट्राक्रैनियल इंट्रासेरिबुलर हेमरेज बोलेगा तो उसका मेन जो होता है वो कहाँ होता है, बेसल गैंग्लिया में होता है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं, जो इंट्रासेरिबुलर होता है वो बेसल गैंग्लिया में होता है। एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म मतलब ब्लड वेसल का वीक हो जाना, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, स्टार्टिंग में भी बताए थे, सर्किल ऑफ विलिस में होता है। और मोस्ट कॉमन लोकेशन कौन सा होता है, अक्का। अक्का का फुल फॉर्म एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, साइट सर्किल ऑफ विलिस, लोकेशन अक्का। ठीक है, अब चलिए आते हैं सबएरेक्नॉइड हेमरेज में। सबएरेक्नॉइड हेमरेज क्या होता है, सेकेंडरी टू रप्चर इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म। जो ऊपर पढ़े हैं ना इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म, उसके कारण ये होता है, मतलब सेकेंडरी, मतलब पहला कारण नहीं है, ये सेकेंडरी है। ठीक है, ये मेनली कहाँ पे होता है, सबएरेक्नॉइड हेमरेज, तो बेस ऑफ द ब्रेन और साइड द ब्रेन पेरेन्काइमा। ब्रेन पेरेन्काइमा में क्यों नहीं, तो ब्रेन पेरेन्काइमा में तो इंट्रा पेरेन्काइमल वाला था। ठीक है, तो ये सबएरेक्नॉइड हेमरेज है जो ब्रेन के पेरेन्काइमा के बाहर होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सबएरेक्नॉइड हेमरेज। और ये यूजुअली कहाँ पे होता है, तो ब्रेन के बेस वाला पार्ट में होता है। ठीक है, सीटी स्कैन करेंगे तो क्या मिलेगा, ब्रेन के जो सल्की होते हैं, दो होता है, गायरस और सल्की। ठीक है, तो जो सल्की होते हैं उसमें क्या मिलेगा, आपको ब्लड मिलेगा। ठीक है, तो इसका सिम्टम क्या है, एकाएक बहुत कस के हेडेक होगा, और क्या होगा, नेक रिगिडिटी, ये नेक ऐसे चढ़ा चढ़ा सा लगेगा,
आप अपना क्योंकि ब्लड सब एरिकनॉइड में क्या आ गया, ब्लड आ गया, वो भी क्लॉथ हो गया है, तो उसके कारण क्या होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, आप बेहोश हो सकते हैं। इफ़ द पॉइंट ऑफ रप्चर इज पोस्टीरियर हो गया, अगर ये जो रप्चर है वो पीछे में हुआ है तो आप क्या हो सकते हैं, आपका बेहोश भी हो सकते हैं। ठीक है। नो फोकल डिफेक्ट, पैरालिसिस, कोई भी पैरालिसिस या फोकल डिफेक्ट नहीं होगा। ग्लोबल नॉट फोकल, मतलब ये ग्लोबल मतलब पूरे ब्रेन को अफेक्ट करेगा, ना कि पार्टिकुलर एरिया को। ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, सब एरिकनॉइड स्पेस में क्या होना, ब्लड का आ जाना। ठीक है। इसमें कैसा हेडेक होगा, तो ये याद रखिएगा, थंडर क्लैप हेडेक। ठीक है, ये मैंने बहुत बुक में पढ़ा है, थंडर क्लैप हेडेक, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, थंडर क्लैप हेडेक कहाँ होता है, तो सब एरिकनॉइड हेमरेज में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एनीरिज्म होगा वो कहाँ होगा, तो एनीरिज्म मतलब अगर सब एरिकनॉइड हेमरेज है तो जो एनीरिज्म होगा मतलब जो ब्लड वेसल वीक होगा वो किसका होगा, तो सब एरिकनॉइड का होगा। ठीक है। और जो ए भी मेलफॉर्मेशन होगा वो लोबल मतलब किसी पार्टिकुलर लोब में होगा। ठीक है। अब इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे, स्ट्रोक डायग्नोसिस कैसे करेंगे, स्ट्रोक कहने का क्या मतलब है, ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन होना। ठीक है। तो क्लिनिकली 80% होता है। क्लिनिकली करने का क्या मतलब है, हम उसका हिस्ट्री लेंगे कि आपको क्या थंडर क्लैप हो रहा है, हेडेक कैसा हेडेक हो रहा है। ठीक है। उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे और उसका न्यूरो एग्जाम करेंगे। इससे क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि हमें कैसे स्टार्ट करना है और कौन कौन सा सिम्टम है और कैसे क्या है हमारे पर्पस ऑफ थेरेपी। ठीक है। ये सब इस किसके द्वारा पता चलेगा, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जाम और न्यूरोलॉजिकल एग्जाम के द्वारा। ठीक है। हमेशा पूछेंगे क्या, व्हेन वाज द लास्ट टाइम द पेशेंट वाज नॉर्मल, मैंने पहले कितना टाइम पहले पेशेंट नॉर्मल था। अगर पेशेंट सो रहा है 12 mm तो कब जाग रहा है, 6 बजे, तो क्या होगा, सडन फोकल लॉस ऑफ फंक्शन होगा। ही प्रोबेबली है द स्ट्रोक। अच्छा, कह रहा है ना कि अगर मान लो कि पेशेंट एकाएक सो गया 12 बजे और 6 बजे जागा। ठीक है। इसका मतलब कि जो स्ट्रोक हुआ वो कब हुआ, क्योंकि स्ट्रोक में पर्सन कभी कभी क्या होता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो स्ट्रोक हुआ 12 बजे। ठीक है। टेम्पोरल प्रोफाइल इज इम्पॉर्टेंट, मतलब टेम्पोरस का जो प्रोफाइल है वो इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, बिकॉज इफ़ यू आस्क फॉर द CT स्कैन यू गेट द पेशेंट विद इन द फर्स्ट 3 to 6 आवर। अगर आप CT स्कैन के लिए कह रहे हैं तो वो कब करना चाहिए, पहला 3 से 6 घंटे में। ठीक है। यू मे नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग ऑन द स्कैन। अगर आप CT स्कैन करवा रहे हैं और 3 से 6 घंटे के अंदर करवा रहे हैं तो आपको CT स्कैन में कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, जैसा कि हमने ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक में पढ़ा था कि अगर थोड़े समय के लिए करवा होता है ये स्ट्रोक, क्योंकि ये टिया का भी मेन कारण क्या है, स्ट्रोक ही है, तो टिश्यू वहाँ पे पूरी तरह मर नहीं पाता है, जिसके कारण हमें CT स्कैन या MRI में कोई भी इमेजिंग नहीं दिखता है, कोई भी इन्फ्रैक्शन नहीं दिखता है। ठीक है। तो वही कह रहा है कि अगर 3 से 6 घंटे के अंदर करवाए तो कोई भी इन्फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, न्यूरोलॉजिकल इमेजिंग। पहला था क्लिनिकल, 80% वही है। वही क्या क्या क्लिनिकल में, तो हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरो एग्जामिनेशन, क्योंकि अगर उसका इमेजिंग ही सब करवाएंगे 3 से 6 घंटे के अंदर तो कोई भी डिफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो अगर न्यूरोलॉजिकल इमेजिंग में क्या करवाएंगे तो CT स्कैन है, जो इनिशियली इमेजिंग स्टडी ऑफ चॉइस कहा जाता है। ठीक है। अब क्या है, इसका बारे में तो पहले ही बता दिए हैं। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के कहने का मतलब है ये जो हम स्ट्रोक पढ़ रहे हैं उसको छोड़ के माने उससे रिलेटेड डिजीज। ठीक है। लेकिन वो डिजीज नहीं, उससे रिलेटेड सिम्टम मिलता हो तो वो कौन कौन सा हो सकता है, तो मेनली एक होगा प्योर हेमीफेशियल वीकनेस। हेमीफेशियल कहने का क्या मतलब है, एक फेस, एक तरफ का फेस, आधा फेस क्या हो गया है, वीक हो गया है। ये मेनली किसके कारण होता है, बेल पाल्सी। बेल पाल्सी याद रखिएगा, इसमें कौन सा नर्व अफेक्ट होता है, तो क्रेनियल नर्व 7, फेशियल नर्व। ठीक है। फेशियल नर्व के अफेक्ट अगर पाल्सी आएगा तो होगा बेल पाल्सी। ठीक है। ये पेरीफेरल लेसन है, बट पेरीफेरल फेशियल पाल्सी प्लस अदर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट कंसीडर ए स्ट्रोक। लेकिन बाद में क्या है कि सिर्फ अगर प्योर इसलिए कहा गया क्योंकि इसके साथ कुछ ऐड ना हो। अगर इसके साथ हम न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट को ऐड कर दे तब बाद में इसको क्या कहेंगे, स्ट्रोक कहेंगे।
तो इसका जो रूलिंग ऑफ फैक्टर क्या है, अदर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो फीवर प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ सिम्टम, मतलब जो सिम्टम आ रहा है उससे पहले क्या है, फीवर है, मतलब न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट हो रहा है, ये सब हो रहा है, लेकिन उसके पहले क्या है, फीवर आ रहा है। तो इसको कौन सा कैटेगरी में डालेंगे, हर्पिस सिम्प्लेक्स इंसेफ्लाइटिस। इसमें क्या होता है, तो मेन कॉज क्या होता है, ब्रेन का फूलना। ठीक है, और ये इन्फेक्शन जो कॉज होता है वो इंसेफ्लाइटिक या मेनिंजाइटिक कॉज होता है। ठीक है, तो वो सबएरेक्नॉइड है जो स्ट्रोक है मेनली, उसमें फीवर का कोई भी बात नहीं होता है। ठीक है, अगला क्या है, ट्रॉमा। ट्रॉमा हो सकता है सेब्ड्यूलर, एपिड्यूलर या इंट्रासेरिब्रल हेमाटोमा के कारण, क्योंकि उसमें ट्रॉमा आता है। ठीक है, रिकरेंट सीजर, बार बार क्या हो रहा है, अटैक आ रहा है, ये मेनली किस में होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, टोथ्स पैरालिसिस। मतलब टोथ पैरालिसिस का जो सिम्टम है ना वो स्ट्रोक की तरह है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है, रूलिंग आउट क्या है, तो इसमें जो टोथ्स पैरालिसिस है इसमें रिकरेंट सीजर, बार बार सीजर आ रहा है। ठीक है, ये भी कोई पार्टिकुलर पार्ट को ही अफेक्ट करता है, लेकिन ये वीक क्या कर देता है, एक साइड ऑफ द बॉडी को, माने पूरा एक साइड पूरा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, आप में भी सोच सकते हैं कि यह स्ट्रोक है, लेकिन क्या होगा, बिफोर द वीकनेस देयर वाज ए सीजर, वीकनेस के पहले क्या है, सीजर है, जो मेनली स्ट्रोक में नहीं आता है सीजर, उसमें वीकनेस आएगा, इंसान बेहोश हो जाएगा, लेकिन सीजर नहीं होता है। ठीक है, अब क्या है, वीकनेस विदाउट एट्रोपी, इसमें क्या कह रहा है, डेवलप फॉर ए लॉन्ग टाइम नॉट एक्यूट। ये जो वीकनेस विदाउट एट्रोपी, एट्रोपी में मतलब क्या होता है, कैल्शियम का डिपॉजिट हो जाना। ठीक है, तो ये एक्यूट नहीं हो सकता, ये क्रोनिक होता है, और ये मेनली लोअर मोटर न्यूरॉन में होता है। और रिकरेंट हेडेक, बार बार हेडेक आना, लेकिन जो सबएरेक्नॉइड में है वो थंडरक्लैप हेडेक होता है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। रिड्यूसिंग योर चांस टू स्ट्रोक, क्या क्या हमारा ये बताएगा कि हमारा जो स्ट्रोक हो रहा है वो कम हो रहा है। रेगुलर मेडिकल चेकअप कराएंगे, जो मेन इसका कारण है क्या, बीपी, उसको चेक करते रहेंगे, ब्लड शुगर चेक करेंगे, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करेंगे। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल क्यों, तो आपको पता है कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड में कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ब्लड में डिपॉजिट होता है, जिसको अल्थेरोस्क्लेरोटिक कहते हैं। इसके कारण क्या होता है, ब्लड वेसल में इंटरप्शन होता है, जिसके कारण ब्लड सही से नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, इसलिए ये सब को हम चेक करेंगे। ठीक है, अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है, तो उसको चेक करेंगे किसके द्वारा, स्पेशली चेक करवाएंगे तो न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा। ठीक है, इंटेंसिव स्पेशली इफ़ देयर हैव ए प्रीवियस स्ट्रोक, इंटेंसिव से कब करवाएंगे, जब अगर उसको पहले स्ट्रोक आ चुका है तब, क्योंकि उन्हें पता है कि पेशेंट को स्ट्रोक है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अगर इफ़ यू आर प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, अगर आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो क्या क्या करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर का, हार्ट डिजीज़ का, डायबिटीज़ का, और पहले स्ट्रोक आया है तो, और टेक देम रेगुलरली, और उसको हर दिन लेना है, ये नहीं कि छोड़ छोड़ के लेना है, एक तो सीरियस है, ऊपर से आप सही से नहीं लीजिएगा तो क्या होगा, इफ़ यू स्मोक स्टॉप, यू डोंट स्मोक डोंट स्टार्ट, अगर आप स्मोकिंग को स्टॉप कर चुके हैं तो उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एज इफ व्हेन यू स्टॉप स्मोकिंग द चांस ऑफ हैविंग स्ट्रोक इज लोअर, मतलब स्मोकिंग क्या है, रिलेटेड होता है स्ट्रोक से, तो अगर स्टॉप कर दिए हैं, व्हेन यू स्टॉप स्मोकिंग, अगर आप स्मोकिंग स्टॉप कर दिए हैं तो आपका स्ट्रोक का चांसेस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर आप रोक दिए हैं तो रोक दीजिए। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो डू सो ओनली इन मॉडरेशन, बहुत कम मात्रा में लें। डू नॉट ड्रिंक मोर देन 2 बोतल, 2 बोतल से ज़्यादा ना, एक जो लिमिट होता है ना उससे ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो 2 बोतल से ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, 2 जिगलर और बिस्किट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, या वाइन ले रहे हैं तो 2 गिलास से ज़्यादा ना लें। अगर फीमेल है तो 1 बोतल ही काफ़ी है। ठीक है, जिगलर मतलब क्या होता है, 1 शॉट, ये पता होगा जो बियर पीते हैं, मैं तो नहीं पीती इसलिए मेरे को नहीं पता। ठीक है, बैलेंस डाइट खाना चाहिए, ऐसा खाना जिसमें फैट क्या हो, सेचुरेटेड हो, और क्या हो, कोलेस्ट्रॉल अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है ना, ये HDL खाना चाहिए, ना कि LDL। HDL में आपको क्या होता है, दिल की बीमारी कम होती है। अब क्या कर रहा है, फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए, कितना 20 से 30 मिनट तक, ताकि आपके शरीर में क्या हो,
ब्लड प्रेशर ये ब्लड सही से सर्कुलेट हो, ठीक है। दोज हु आर मेडिकली अनेबल टू डू सो एनी फिजिकल एक्टिविटी विल बी, अगर किन्हीं को मान लीजिए कि कोई दवा नहीं, ये बहुत दिन से उनको दवा नहीं, मतलब कि वो गरीब हैं, वो दवा को मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी भी क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। लेकिन ये तो शॉर्ट टर्म के लिए हुआ, अगर आपको सही करना है तो मेडिसिन तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आ गया रिस्क फैक्टर, क्या क्या स्ट्रोक का होता है। तो पहला रिस्क फैक्टर तो आपको पता है, हाइपरटेंशन। और क्या हो सकता है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन, डायबिटिक मेलिटस, सिगरेट, स्मोकिंग, हाइपरलिपिडीमिया, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बताए थे तो हाइपरलिपिडीमिया तो होगा ही होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, दो तरह का होता है जो रिस्क फैक्टर, एक नॉन मोडिफाइएबल रिस्क फैक्टर, एक मोडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। तो नॉन मोडिफाइएबल रिस्क फैक्टर क्या होता है, तो जो मोडिफाई ना करे, ठीक है, मतलब कि एज, जेंडर, प्रीवियस स्ट्रोक, रेस, हेरिडिटी, ये क्या है, नॉन मोडिफाइएबल रिस्क फैक्टर है। लेकिन जो रिलेटिव रिस्क फैक्टर है वो क्या क्या होगा, तो देखिए रिलेटिव रिस्क फैक्टर क्या होता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, जैसे कि एज है, ठीक है, डबल पर डिकेड आफ्टर 55 ईयर्स, 55 ईयर्स के बाद अगर एज है तो उनमें चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होने के होते हैं, ठीक है। जेंडर, मेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं फीमेल की अपेक्षा। प्रीवियस स्ट्रोक, अगर किसी को पहला स्ट्रोक आ गया है तो उसमें 10 टाइम्स ज़्यादा हो जाते हैं ये होने का, ठीक है। रेसिटिसिटी, ब्लैक को ज़्यादा होता है, ठीक है। और हेरिडेटरी में कौन सा, CADASIL, कदासिल। अब कदासिल क्या होता है, तो देखिए कदासिल का फुल फॉर्म होता है, C से सेरियुलर, A से ऑटोजोमल, D से डोमिनेंट, A से आर्ट्रियोपैथी, S से सब कॉर्टिकल, I से इन्फ्रैक्ट एंड L से ल्यूकोइंसेफेलोपैथी। मतलब इसका पूरा फुल फॉर्म है सेरियुलर, ऑटोजोमल, डोमिनेंट, एंजियोपैथी, आल्टेरियोपैथी भी सब कॉर्टिकल, इन्फ्रैक्ट एंड ल्यूकोइंसेफेलाइटिस। ये कदासिल अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है, लाइन है, ठीक है। मतलब इसमें सब कुछ कह रहा है इसके फुल फॉर्म में ही। ये कैसा डिजीज है, तो ऑटोजोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस है, ठीक है। ये कंप्लीट नहीं होता, ये मेनली कब आता है, तो 60 ईयर्स के बाद आती है, ठीक है। ये क्या है, फेमिलियर सब कॉर्टिकल इन्फेक्शन, मतलब इसकी जो डिफिनीसन है ना, इसको आप याद कर लीजिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये फेमिलियर सब कॉर्टिकल इन्फेक्शन है, मेनली हेरिडेटरी है, मतलब हमारे पेरेंट्स से हमारे में ऐसे ट्री की तरह आया है, ठीक है। ये कहाँ कैसे होता है, तो जो हमारा नॉच 3 जीन होता है ना, कौन पर, क्रोमोसोम नंबर 19 पे जो नॉच 3 जीन होता है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, इसके कारण ये डिजीज होता है, कौन सा, कदासिल। ये इसमें बार बार क्या होती है, टिया होती है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कदासिल का देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है, C से क्या होगा, सेरिब्लर, वो तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, सेरिब्लर ऑटोजोमल, वो दिया हुआ था, उसी को और एक्सप्लेन किया है। C से सेरिब्लर, सेरिब्लर मतलब ये ब्रेन से रिलेशन करता है। AD से ऑटोजोमल डोमिनेंट, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये इनहेरिटेंस होगा किसका, तो एबनॉर्मल जीन का एक कॉपी होगा, ठीक है, जिसके डेवलपमेंट के कारण क्या होता है, डिसऑर्डर होता है। A से आर्ट्रियोपैथी, मतलब डिजीज कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी स्मॉल आर्टरीज में होगा। S से सब कॉर्टिकल, मतलब ये स्पेसिफिक एरिया से रिलेशन होगा जो डीप में है। उसके बाद ये ब्रेन कौन से फंक्शन इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो हायर फंक्शन, जैसे कि वॉलेंट्री मूवमेंट, रीजनिंग, मेमोरी, ये सब में क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगा। ऐसे इन्फ्रैक्ट टिश्यू लॉस होता है ब्रेन में, क्यों, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण, या ये ब्लड सप्लाई सही से नहीं पहुंच पा रहा है इसके कारण। ल्यूकोइंसेफेलोपैथी, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन, जो कौन सा माइलिन, तो ऑयली सब्सटेंस जो कवर और प्रोटेक्ट करता है किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। अब मॉडिफाइएबल, जो हम लाइफ के एक्सपीरियंस से क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसमें क्या क्या आता है, हाइपरटेंशन, कार्डिक डिजीज, आर्टेरियल फिब्रेशन, डायबिटीज,
सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन और आर्teriयल फिब्रेशन मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है। ठीक है, हाइपरटेंशन कितना होना चाहिए? तो मेनली जब ब्लड प्रेशर कितना हो जाए 140/90 से ज़्यादा हो जाए, मतलब कि नॉर्मल कितना होता है 120/80, तो उससे ज़्यादा हो जाए 140/90, तब होता है हाइपरटेंशन। अगर इसके साथ स्ट्रोक भी हो तो 3 से 5 टाइम्स चांस क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। इसके में क्या क्या से एसोसिएटेड होता है ये आर्टेरियल डिजीज और इंट्रासेरिब्रल हेमरेज, जो पहले ही बता दिए हैं। 70% पर्सन में स्ट्रोक होता है। ठीक है, अगर बीपी ज़्यादा है तो रिस्क ज़्यादा है। अगर क्या कह रहा है सिस्टोलिक कितना लोअर होगा, 10 लोअर होगा सिस्टोलिक, तो ये स्ट्रोक का रिस्क भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई मेडिकेशन यूज कर रहे हैं दे रहे हैं जैसे कि एसी इनहिबिटर, ARB और एमालोडिपाइन, तो अकॉर्डिंग टू JNC आत दीजिए। ही डज नॉट नो वाई बीटा ब्लॉकर वाज इंक्लूडेड, मतलब बीटा ब्लॉकर इसमें नहीं इंक्लूड किया है, पता नहीं क्यों। फिर क्या है हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज में क्या है आर्टेरियल फिब्रेशन। ये क्यों होता है? तो ब्लड क्लॉट के कारण होता है। इसका रिस्क भी 18 टाइम्स ज़्यादा है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा है? हाइपरटेंशन ही है। स्मोकिंग 5 ईयर ऑफ क्यूटिंग इज नेवर हैविंग स्मोकिंग। स्मोकिंग जो करता है उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन अगर कोई स्मोकिंग कभी करता था, उसका छोड़ा हुआ 5 साल हो गया, तब ये रिस्क फैक्टर नहीं होगा। डायबिटीज़ भी एक रिस्क फैक्टर है। हायर द ब्लड शुगर हायर द रिस्क ऑफ स्ट्रोक। अगर 1 मिलीमोल फास्टिंग ग्लूकोज कितना से एसोसिएटेड होता है 21% लोअर रिस्क ऑफ स्ट्रोक। अगर 1 मिलीमोल फास्टिंग ग्लूकोज होगा कमेगा तो क्या होगा 21% कम चांस होंगे क्या के स्ट्रोक के। हाइपर कोलेस्टेमिया या ये डिसलिपिडीमिया, ये इंक्रीज करता है स्ट्रोक का चांस 2 टाइम्स। ये मेनली क्या होता है ना, इसमें फैट डिपॉजिट हो जाता है कहाँ पे? तो ब्लड वेसल्स या आर्टरीज में। ठीक है, किसके? ब्रेन और हार्ट के, तो जिसके कारण ये होता है। ठीक है, इसमें मेनली कैसा कोलेस्ट्रॉल यूज करने के कारण होता है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल यूज करने के कारण होता है। ठीक है, अगर इसमें क्या है 1 मिलीमोल अगर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो स्ट्रोक के चांसेस 7 टाइम्स ज़्यादा हो जाएंगे। अब अल्कोहल इंटेक, जो अल्कोहल इंटेक ज़्यादा करते हैं उनमें स्ट्रोक की चांसेस ज़्यादा हो जाती है, स्पेशली वो सा इंसान जिसमें हेमरेजिक स्ट्रोक हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है डी अरेंजमेंट हो जाता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम का। क्यों? तो लीवर डिजीज़ के कारण। अल्कोहल अफेक्ट करता है लीवर को, जो अफेक्ट करता है क्लॉटिंग फैक्टर और प्रोटाइम को, कि ये क्लॉटिंग फैक्टर और प्रोटाइम किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? लीवर के द्वारा। ठीक है, ओबेसिटी भी एक फैक्टर हो सकता है। ड्रग एब्यूज, अपर यूजर प्रोन टू इस्केमिक इन्फ्रैक्शन स्पेशली मीथाम्फेनिटामाइन, जो वेस्कुलाइटिस के कारण होता है। हीरोइन एंड कोकीन, जो पर्सन हीरोइन कोकीन और ये जो ड्रग्स है ना कौन मीथाम्फेटामाइन, तो ये सब के कारण भी स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी एंड सेडेंटरी लाइफ, ये बेनिफिट करता है क्या? स्ट्रोक से बचाने के लिए। ठीक है, 20 से 30 मिनट पर डे 1000 स्टेप पर डे रिकमेंडेड होता है। ठीक है, यूज ए पोडोमीटर। पोडोमीटर क्या होता है? जिसके द्वारा आप ये मेजर कर सकते हैं कि आपने कितना एक्सरसाइज किया, क्या किया। ठीक है, 10वां कारण था स्ट्रेस। उसके बाद क्या है सिम्टोमेटिक कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस। 26% रिस्क ऑफ स्ट्रोक। इसमें क्या हो जाता है मेडिकल ट्रीटमेंट आफ्टर टिया आता है। ठीक है, टिया तो आपको पहले ही बता दिए थे, ट्रांसिएंट इस्केमिक अटैक, इसके बाद ये आता है मेनली। ठीक है, इसमें पॉजिटिव साइन दिखेगा और सिम्टम ऑफ स्ट्रोक दिखेगा। ठीक है, सर्जिकली मैनेजमेंट इसमें किया जाता है, स्टेंटिंग किया जाता है, मतलब जो स्टेनोसिस हो गया उसको क्या करेंगे, उसका ये जो ज़्यादा हो गया उसको क्या करेंगे, निकाल देंगे, उसका सर्जरी कर देंगे, उसका स्टेंटिंग कर देंगे।
और सर्जरी में कौन सा, इन द आर्केक्टोमी विथ मैक्सिमम मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें 70 से 99% ऑक्लूजन हो गया, उसमें क्या करना पड़ेगा, स्टेंटिंग या इन द आर्केक्टोमी। ठीक है, अगर 100% ऑक्लूजन हो गया है तो बाईपास सर्जरी या एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा। ये सिम्टोमेटिक का बात है। अगर एसिम्टोमेटिक है तो 10.5% पर ईयर होता है, कितना, मोर देन 75% कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस में। ट्रीटमेंट क्या है, एंड आर्केक्टोमी है, जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट भी ज़रूरी है, और इसमें स्ट्रोक के साइन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 7 वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक। 7 क्या वार्निंग आ सकता है। ठीक है, तो 7, पहला जो एस है वो सडन होता है। इसमें क्या होता है, कोई एक बॉडी के साइड में, एक साइड में क्या हो जाएगा, सडन वीकनेस हो जाएगा, या क्या होगा, सडन नमनेस। कोई क्या होगा, नमनेस मतलब क्या होता है, एकाएक ये हाथ ये सब ये हो जाता है, ऐसा लगता है कि जान ही नहीं है। या टिंगलिंग ऑन द फेस, फेस में ऐसे लगेगा कुछ चुभ रहा है, फेस, आर्म या लेग में। तीसरा क्या है, सडन लॉस ऑफ स्पीच, एकाएक आप बोलना बंद कर देंगे, मतलब ऐसा लगेगा कि मैं बोलना चाह रहा हूँ लेकिन आवाज़ नहीं निकल रहा है। ठीक है, इसको ये मेनली किस में होता है, तो फ्रंटल लोब में हो जाने के कारण होता है, जिसमें आप एक्सप्रेसिव एफेजिया में चले जाते हैं। ठीक है, ट्रबल इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच, कभी कभी क्या होता है, आपको लोग बोल रहे हैं लेकिन आपको उनकी बातें समझ में नहीं आ रही है, तो इसमें जो स्ट्रोक होगा मेनली कौन से एरिया में होगा, टेम्पोरल और पेराइटल लोब में। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि सडन स्लरिंग ऑफ द स्पीच, आप बोलिएगा ना तो आपका ऐसे एकाएक क्या होगा, आवाज़ ऐसे लड़खड़ाने लगेगा, इसको कहते हैं डिसआर्थ्रेसिया। ठीक है, अब क्या है, सडन लॉस ऑफ विजन इन वन आई, एकाएक एक आँख में क्या होगा, आप मतलब एकाएक ऐसा लगेगा कि एक आँख का इससे आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब क्या है, एक टर्म आया है अमायूरोसिस फुगैक्स। अब ये क्या है, इसमें क्या होता है ना, थोड़े समय के लिए एक आँख में क्या होता है, ब्लाइंडनेस हो जाता है, ट्रांसिएंट मोनोऑकुलर ब्लाइंडनेस। ये होता क्यों है, इम्बोलस, वो जो ट्रैवलिंग ब्लड क्लॉट होता है वो हार्ट से या आईसीएस से कहाँ ट्रैवल कर जाता है, हमारे हेमीस्फेयर मतलब अपवर्ड ट्रैवल कर जाता है, जिसके कारण क्या होगा, अगर हेमीस्फेयर में जाएगा तो वीकनेस होगा, लेकिन अगर रेटिनल आर्टरी में चला जाएगा तो क्या होगा, उसके कारण ब्लाइंडनेस होगा। ठीक है, इसके में हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्लूजन चेक करना पड़ता हो, कहाँ पे, तो कैरोटिड आर्टरी में, सिंस ऑप्थेल्मिक आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्योंकि आप सोचेंगे कैरोटिड आर्टरी को क्यों, क्योंकि ये जो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है ये किसका ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का। ठीक है, अब क्या होगा, ट्रांसिएंट या शॉर्ट ड्यूरेशन यूजुअली इन वन आई, थोड़े समय के लिए आया होगा, क्या, विजुअल प्रॉब्लम, तो कितने समय के लिए, तो 5 से 30 सेकंड के लिए होगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो हॉरिजेंटल शेड फॉलिंग स्मूथली ओवर द विजुअल फील्ड अंटिल द आइज कम्प्लीटली बट पेनलेस ब्लाइंड, ऐसे आप में क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल शेड फॉलिंग हो जाएगा। ठीक है, आपका आँख थोड़े समय के लिए क्या होगा, माने कुछ भी आप उससे देख नहीं पाएंगे, लेकिन क्या वो पेनफुल होगा, नहीं, पेनलेस होगा। अगला 6 जो सडन है वो क्या है, सीवियर एंड अनयूजुअल हेडेक, एकाएक क्या होगा, सर दर्द करने लगेगा, कैसा, तो जैसे कि सबएरेक्नोइड ब्लीडिंग में होता है। ठीक है, 7वां में क्या होगा, सडन डिजीनेस एंड लॉस ऑफ बैलेंस, एकाएक चक्कर आएंगे और आप अपना बैलेंस खो दीजिएगा। ठीक है, ये मेनली अटैक्सिया के कारण होता है, सेकेंडरी टू ब्रेन स्टीम। और सेरिब्रल स्ट्रोक फॉर पोस्टीरियरली लोकेटेड स्ट्रोक, मतलब ये क्यों, कहाँ पे हो जाने के कारण होता है, ब्रेन स्टेम या सेरिब्रल स्ट्रोक जो पोस्टीरियरली लोकेटेड होता है स्ट्रोक का, यह वर्टिब्रोबैसिलर स्ट्रोक में होता है, क्या, डिजीनेस। डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा, तो इमरजेंट डायग्नोस्टिक एग्ज़ाम क्या है, तो फुल न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ाम। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, तो इसमें पेशेंट का हम इस्कीमिक स्ट्रोक देखेंगे। ठीक है, उसमें हम क्या देंगे, ये मेडिसिन देंगे, हम क्या, डॉक्टर्स मेडिसिन देंगे, अगर थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट इफ वारंटेड। तो कितने विदिन कितने आवर्स, तो विदिन 3 से 4.5,
3 से 4.5 आवर्स फ्रॉम द ऑनसेट। ऑनसेट के 3 से 4 घंटे के बीच में हम क्या देंगे, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देंगे। उसके बाद कॉल करेंगे 117 पे, ना कि 911 पे। 911 शायद ये अमेरिका का इमरजेंसी नंबर है। प्रोप टिप, एड 1111 आफ्टर यू डायल 911 यू कैन हैव पिज्जा हट। ये थोड़ा मजाक बता दिया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, स्ट्रोक देयर ट्रीटमेंट इफ़ यू एक्ट फास्ट। इसमें क्या है, आपको जल्दी क्या एक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फास्ट। फास्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म क्या है। एफ से जब फेस अनलुकिंग मैंने फेस में इधर उधर दिखने लगे, मैंने फेस का स्ट्रक्चर चेंज होने लगे। आर्म क्या हो जाए, वन आर्म हैंगिंग डाउन, एक आर्म आपका उठ रहा है, दूसरा आर्म आपका वीक लग रहा है, उठा नहीं पा रहे हैं। स्पीच स्लज हो जा रहा है। टी से क्या हो जाएगा, टाइम उसमें क्या है, कॉल करने का 911, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 911 नहीं है, कितना है हम लोग के लिए, तो 117, ठीक है। तो ये जो पिक्स हैं इसको देखते ही अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट हो या आपके पड़ोसी को किसी को देख रहे हैं तो तुरंत क्या कीजिए, हम ये हॉस्पिटल में कंसल्ट कीजिए, क्योंकि इस 3 से 4 घंटे के आवर्स में ही हमें क्या करना पड़ता है, मेडिकेशन प्रोवाइड करवाना पड़ता है, ठीक है। अब न्यूरो इमेजिंग किसका करेंगे, तो न्यूरो इमेजिंग जो इसमें किया जाता है वो प्लेन क्रैनियल कंप्यूटर टोमोग्राफी किया जाता है, ठीक है। तो ये मेनली किस पे बेस होता है, तो आपके हिस्ट्री और सिम्टम पे, ठीक है। और क्या है इसमें रूलिंग आउट फैक्टर क्या है, तो देखते हैं। इफ़ यू गेट CT स्कैन अर्ली, अगर आप अर्ली CT स्कैन मिल गया तो फर्स्ट 3 आवर्स में आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे, जैसे कि हमने देखा था ना तिया में, वैसे ही। लेकिन 12 आवर्स के बाद आप देखेंगे कुछ तो यू में स्टार्ट सीइंग, आपको कुछ तो दिखेगा, लेकिन आफ्टर 48 आवर्स इट विजुअल ऑलरेडी, मतलब 1 घंटे पहला 3 घंटे में कुछ नहीं दिखेगा, 12 घंटे में हल्का हल्का दिखेगा, लेकिन 48 घंटे के बाद ये पूरी तरह विजुअल होता है, ठीक है। इन एम्बोलिक स्ट्रोक देयर विल बी हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन। एम्बोलिक स्ट्रोक में क्या होता है, हेमरेजिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब 2 चीज़ इसमें दिखेगा, या तो हाइपोडेंस है या हाइपरडेंस है, ठीक है। हाइपोडेंस कहने का क्या मतलब है, एयर फील्ड होगा या फ्लूइड फील्ड होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, CHF है या इन्फ्रैक्ट है। लेकिन हाइपर कब, जब बोन कैल्सिफिकेशन या ब्लड रहेगा तो वो कैसा दिखेगा, हाइपर दिखेगा। पिक्चर देख लीजिए, आपको पता चलेगा। जो पहला पिक्चर है वो हाइपो का है, जो सेकंड पिक्चर है वो हाइपर का है, ठीक है। 99.99% केसेस में क्या होता है, हेमरेजिक होता है या इन्फ्रैक्ट होता है। अब दूसरा क्या करेंगे, तो MRI करवाएंगे। CT जो स्कैन होता है वो मेनली बोन्स ये सबको देखने के लिए होता है, और MRI किसके लिए होता है, तो सॉफ्ट टिश्यू के लिए होता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, स्मॉल लैक्यूनल लेशन देखेंगे, कहाँ पे, डीप इन द हेमिस्फेयर, या एबनॉर्मलिटी इन द ब्रेन स्टेम देखेंगे, ब्रेन स्टेम में एबनॉर्मलिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मेनली मोर सेंसिटिव होता है इस्केमिक ब्रेन डैमेज देन CT स्कैन। CT स्कैन से ज़्यादा ये इसमें क्या होता है, हम इस्केमिक ब्रेन डैमेज को देख सकते हैं, ठीक है। बाद में हम डिफ्यूजन बेस्ड इमेजिंग भी करवा सकते हैं, बट यू मे आल्सो आस्क फॉर परफ्यूजन बेस्ड इमेजिंग। अगर डिफ्यूजन बेस्ड इमेजिंग करवाए और परफ्यूजन बेस्ड इमेजिंग के लिए भी परमिशन लेना चाहिए। मतलब आप पूछिएगा कि अच्छा हम ये करवा सकते हैं, देखिए पिक्चर्स आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एरो में देखिए कितना अंतर है। अब क्या है, अदर डायग्नोस्टिक एग्ज़ाम क्या होगा, तो अदर डायग्नोस्टिक एग्ज़ाम एक तो लेबोरेटरी में क्या क्या कहेंगे, तो CBC, क्योंकि CBC से ही पता चलेगा कि अनेमिया है या इन्फ्रैक्शन है। CBG और इलेक्ट्रोलाइट। ECG भी करवा सकते हैं, किस लिए, तो आर्टेरियल फिब्रिलेशन या कोई वल्वुलर डिजीज है या माइट्रियल स्टेनोसिस है, ये देखने के लिए। 2D इको या डुप्लेक्स स्कैनिंग भी करेंगे। EEG किया जाता है ताकि जो लार्ज स्ट्रोक हो उससे क्या स्मॉल स्ट्रोक को क्या वेरिएबल करने के लिए, मतलब अलग करने के लिए।
अब अगला क्या है, सल्वेजिंग द इस्केमिक पेनुम्ब्रा। ये अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। क्या है अगले वीडियो में, सल्वेजिंग द इस्केमिक पेनुम्ब्रा। ठीक है, अगला वीडियो लास्ट पार्ट होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।